डायबिटीज। एक बीमारी को मैनेज करने के लिए, क्योर नहीं, मैनेज करने के लिए एक साल में एक्सपेंडिचर जो वर्ल्ड वाइड होता है वो ये नंबर है। मतलब क्या समझ सकते हैं कि इंडियन बजट का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट खर्चा हो रहा है सिर्फ एक रोग को, एक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो सोचिए, इसमें हमने अगर जो सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज एक ही तो नहीं है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, कैंसर है, थायराइड है, ये सब अगर हम मिलाते गए तो कितना लाभ हमको आ रहा होगा। सोच, WHO क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संस्था क्या कह रहा है कि 40% पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, 40% पॉपुलेशन को ओबेसिटी है, 35% पीपल को थायराइड की समस्या है, 30% लोगों को ट्यूमर्स जो कैंसर बन सकता है वो पता चल रहा है, 35% फीमेल्स को PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, 25% पॉपुलेशन को डायबिटीज है। अभी भी ये 13-15% बोल रहे और ग्राउंड रियलिटी में ऑलरेडी 25% हो गया है। तो ऐसे देखेंगे तो कौन कह रहा है? आरोग्य संस्था विश्व में जो है वो ही कह रहे हैं कि इतने सारे लोग बीमार हैं और हर दिन इसके लिए टैबलेट लेंगे। और ये खुद क्या कह रहे हैं? बस इतना ही नहीं, ये अगले 15-20 इयर्स में डबल होने वाला है। मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। हम अब डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, कल वापस आ जाओ चेक करेंगे, बोलेंगे कल चेक करेंगे, कल भी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? एक गोली चालू कर देते हैं, बीपी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, रोज ये गोली लो। तो आप पूछेंगे कितने दिन लेना है डॉक्टर? क्या बोलेंगे? लाइफ लॉन्ग। थायराइड दिख गया ब्लड टेस्ट में, बोलेंगे थायराइड के लिए एक गोली चालू कर देते हैं। आप पूछेंगे कितने दिन डॉक्टर? लाइफ लॉन्ग। शुगर दिखने लगा, शुगर बढ़ गया है, टैबलेट लेना जरूरी है, कितने दिन डॉक्टर? लाइफ लॉन्ग। तो ऐसे एक पे एक बाय वन गेट वन फ्री हो गया। बीपी चालू हो गया, कुछ साल के बाद शुगर आ जाता है, शुगर चालू हो गया, अभी से कोलेस्ट्रॉल का ही गोली ले लो, कोलेस्ट्रॉल का ले रहे, गैस्ट्रिक होने लगेगा, गैस्ट्रिक टैबलेट भी ले लो, ये सारी चीजें ले रहे, मल्टीविटामिन तो लेना ही है। 40 हो गया, आपको कैल्शियम टैबलेट जरूरी है। ऐसे तो सिर्फ टैबलेट ही खा रहे, ऐसे मुट्ठी भर में टैबलेट ले रहे। टैबलेट के लिए ऑर्गेनाइजर्स आने लगे, क्योंकि इतने सारे हम भूल जाते हैं लेने के लिए, तो हफ्ते में संडे मंडे ट्यूसडे कलर कोडिंग करके बॉक्सेस आने लगे हैं कि टैबलेट उसमें पहले से भर के रखे और ऐसे बस खाते जाए। तो ऐसे बिजनेस हो गया है फार्मास्यूटिकल का कि हम सब कोई भी ऐसे हाथ उठा के हेल्दी हो करके बोलने के लिए मिलने वाले इतने कम हो गए। युद्ध में भाग लिया था, सबने खूब सारे बम तैयार करके रखे हुए थे युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए। तो युद्ध खत्म तो हो गया और जो बम बच गए थे उनको पता नहीं था कि इसके साथ क्या करें, जो बम बच गए। क्योंकि अगर दिवाली में आपने इस साल एक पूरा डब्बा फायर क्रैकर्स लेके आए और आपने 90% यूज कर लिया, कुछ 5-10 बच गए, तो आप क्या करेंगे?
बॉक्स में रखेंगे अगले दिवाली के लिए। अगले दिवाली आप इसको निकालेंगे, जलाएंगे, थोड़े बहुत जल भी जाएंगे पर उसमें से आधा नहीं जलेंगे। 1 साल रखने के बाद वो टूट जाता है। पर ऐसे ही युद्ध में अगर हम जा रहे हैं और हमने बहुत मुश्किलों से बॉर्डर क्रॉस करके एनिमी के नेशन में बॉम्ब डाल दिया, तो हमको वो रिस्क की फैक्टर नहीं चाहिए कि ये बॉम्ब शायद होगा करके हमको वो डाउट नहीं रहना चाहिए। हमको 100% गारंटी चाहिए कि ये बॉम्ब जरूर इट विल एक्सप्लोड। तो क्या करते हैं, जो भी बॉम्ब बनाते हैं ना, तो सारे बॉम्ब को एक शेल्फ लाइफ रहता है 3 साल या 5 साल। उसके बाद सारे हटा के फिर पैसे खर्च करके बॉम्ब तैयार करते हैं। तो युद्ध के बाद जो सारे डीकमीशन हो गए, मतलब उसको अभी युद्ध में यूज नहीं कर सकते, वो पुराने हो गए करके निकाल दिए गए, वो सारे इतने बॉम्ब बन गए थे कि उनके साथ क्या करें करके एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया था। उसी टाइम पे ये 1940s के एंड 1950s के टाइम पे साइंस का गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि रोज रोज कुछ नए चीजें बाहर निकल के आते हैं, न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में। साइंस तो उस टाइम बहुत बढ़ रहा था। तो किसी ने, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे हमने युद्ध में बॉम्ब यूज किया था, वहां पे तो पहले सब विनाश हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। पर अगर आपने उसको ऊपर बर्ड्स आई व्यू से देखा कुछ 7-8 महीनों के बाद, तो वहां पे जो घास है इट इज ग्रोइंग ग्रीनर एंड मोर लशियस, मतलब खूब बढ़ रहा है वहां की घास अगल बगल से आप कंपेयर करेंगे तो किसी ने, साइंटिस्ट ने ये देखा कि घास यहाँ पे क्यों ऐसा और अच्छे से, जहाँ पे बॉम्ब हमने डाला था वहां पे घास और अच्छे से उग रहा है। तो उन्होंने वहां पे जाके टेस्टिंग किया, सैंपल लिया, टेस्टिंग किया, तो उनको क्या पता चला कि जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस है बॉम्ब में, जो बनाने के लिए नाइट्रोजनस सब्सटेंस यूज करते हैं, उसी चीज को थोड़ा बदलाव करने से वो भूमि की फर्टिलिटी को ज्यादा बना देता है। तो ये एक और एक को मिलाने से हमको क्या मिला कि इतने सारे बॉम्ब जो बच गए, जो युद्ध में यूज नहीं कर सकते वो है। और एक और तरह ये पता चल गया कि ये बॉम्ब में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उसको हम अगर यूज करेंगे तो यहाँ फर्टिलिटी, भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यही कारण से एक नया चीज मार्केट में शुरू हो गया जो हम केमिकल फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर का एक बड़ा इंडस्ट्री जो है वो हर जगह खुलने लगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अभी इंडस्ट्री तो लगा लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, अब इसका मार्केटिंग भी तो करना है, हर कोई इसको इस्तेमाल करे, ऐसा तो उनको प्रचार करना है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के पास जाके, तब समय था कि नए नए गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रहे थे, मैं सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह पे। तो जब भी इंडिपेंडेंस मिला था तो बहुत सारे नए नए गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए थे और इन नए गवर्नमेंट्स पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर था कि इनको जो है अपने बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, उस टाइम में पॉपुलेशन भी एक्सप्लोड हो रहा था, ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स नहीं थे तब, तो पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा बढ़ रहा था और नए गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन को कैसे फूड सिक्योरिटी दे, कैसे उनके भूख के लिए गवर्नमेंट फूड सप्लाई करे। तो ये भी एक बड़ा सवाल हर कोई छोटे छोटे नए गवर्नमेंट के ऊपर जो था। तो उनके पास ये फर्टिलाइजर कंपनी वालों गए और बोले, देखो हमने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया है जहाँ पे अपने किसान को ये यूज करने के लिए आप बोल दीजिए
तो 1 एकड़ में अगर वो 1 टन कुछ ग्रो कर सकते हैं तो हमारा प्रोडक्ट यूज करने से वो डबल हो जाएगा, वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा अगर आपने ये केमिकल फर्टिलाइजर लगाया तो गवर्नमेंट को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। अरे पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, हमको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो अगर किसान ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो दुगना या 3 गुना ज्यादा उगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को वो बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो क्या हुआ, इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन बना, मतलब हर जगह प्रमोट करने लगे कि देखो आप फर्टिलाइजर यूज करो, आप अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ज्यादा उगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी देके ये केमिकल फर्टिलाइजर को हर जगह प्रमोट करने लगे। अभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वालों ने क्या प्रॉमिस किया कि आपका जो भी आप उगा रहे हैं वो डबल और ट्रिपल होने की संभावना है अगर आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किया, और सभी यूज करने लगे। पर तभी डबल या ट्रिपल रिजल्ट आएगा जब वो फर्टिलाइजर को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। तो वो कौन से ऐसे क्रॉप्स में होता है कि फर्टिलाइजर का यूज करने से प्रोडक्ट डबल ट्रिपल होता है, वो सिर्फ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में ये आपको रिजल्ट दिखता है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर पानी में घुल जाएगा तभी जाके वो पेड़ या पौधा उस फर्टिलाइजर को अपने अंदर खींच लेगा। अगर वो पेड़ या पौधा पानी ही कम इस्तेमाल करता है तो आप जितना भी फर्टिलाइजर डालोगे वो अंदर अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो जो भी क्रॉप्स है जिनको पानी की जरूरत ज्यादा है, उसी में ये फर्टिलाइजर आपको वो फर्क जो है दुगना 3 बार ज्यादा फर्क जो दिखेगा वो इन्हीं क्रॉप्स में अच्छे से आएगा। बाकी के जो क्रॉप्स है, ड्राई लैंड क्रॉप्स है, उसमें आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो भी इतना फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत का ही फर्क रहेगा। तो इन केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी वालों ने क्या किया, उन्होंने ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है उन्हीं को प्रमोट करने लग गए, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाना था। तो ये कौन से है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमोट हुए, वो है गेहूं, चावल और शुगर केन। तो ये 3 जो क्रॉप्स है पहले भी थे हमारे पास, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले बिल्कुल नहीं थे, पर जहाँ पे पानी नदी बहता था उसके अगल बगल में या बारिश के मौसम में जहाँ पे ज्यादा पानी होके पानी जहाँ पे स्टैग्नेट होता था, वहीं पे कुछ जगह में ये गेहूं, चावल और शुगर केन उगाए जाते थे, और जो थोड़ा होता था उससे वो साल भर हर किसी को खाने के लिए काफी नहीं होता था। तो कब खाते थे, कभी जो मेहमान घर आ रहे तो स्पेशल खाना इससे बनता था, या कुछ त्योहार मनाए जा रहे तो इनसे चीजें बनाते थे। ये हर दिन का 365 डेज तीनों वक्त खाने वाला चीज नहीं था, ये स्पेशल ओकेजन के लिए जो थोड़ा बहुत उगा सकते थे उसको बचा के रख के यूज करते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन, इन 3 चीजों का प्रोडक्शन को प्रमोट किया गया, क्योंकि ये फर्टिलाइजर कंपनी वालों को सूट करता है, क्योंकि ये उनको ज्यादा लाभ मिलने को, उनका रिजल्ट दिखाने के लिए ये क्रॉप्स सूटेबल हैं। फिर क्या हुआ, उगाने तो लग गए पर इस्तेमाल भी तो करना है, तभी जाके इसका सेल्स हो पाएगा। तो सोसाइटी में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जो आदमी गेहूं, चावल और शुगर केन से बनाया हुआ सफेद चीनी खाता है, वो इस सोसाइटी में ऊपर वाले हैं, मतलब जिनके पास पैसे हैं, जिनका वो अच्छा स्टेटस है, वो ये चीजें खाते हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो
जो नीचे के लोग हैं वो लोग वो काला काला चीजें खाते हैं, वो लोग ये रागी ज्वार खाते हैं, वो लोग ना जो गुड़ लेते हैं काला रहता है। तो ऐसा एक सोसाइटी में इमेज बना दिया कि जो भी डेवलप्ड है, जो भी इकोनॉमिकली ऊपर है, वो लोग ये चीजें खाएंगे। तो हर किसी के मन में ये तो रहता है कि हम सोसाइटी में प्रमोट होते जाए, ऊपर जाते जाए। तो इस कारण सभी लोग क्या करने लगे, अपने लोकली ग्रोन जो चीजें थे, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे थे, जो सीजन के हिसाब से हम उगाते थे, उन सारी चीजों को एक एक करके घर से बाहर कर दिया। और धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि हर किसी के घर में, हर किसी के मन में खाना मतलब यही चीजें ही हमें याद आती है। हमको पता ही नहीं है कि बाकी चीजें हैं जो हमारा खाना हुआ करता था। इतने तक इन लोगों की कैंपेनिंग में, इन लोगों की प्रमोशन ने सारा नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड के नाम के सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तो धीरे धीरे हम सब बाकी के चीजों को भूलने लगे और सब इन्हीं 3 चीजों को अपना खाना मान के हर रोज हर वक्त इसी से खाना खाते गए। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ तक स्टॉप नहीं हुआ, इससे आगे कहानी कंटिन्यू हो रहा है कि एक इंडस्ट्री काफी नहीं था हमारे घर में सारे चीजों को चेंज करने के लिए। एक और नया इंडस्ट्री आ गया, एक इंडस्ट्री जो अपने दूसरे इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंपटीशन दे सके, ऐसा एक और नया इंडस्ट्री आया, वो है फूड इंडस्ट्री। तो पहले तो खाना ऐसा होता था कि हम खाना पकाने से पहले नहा के आके ही किचन के अंदर जाते थे और खाना पकाने के बाद टेस्ट भी नहीं करते थे कि सही है कि नहीं है। हम पहले क्या करते थे, भगवान को चढ़ा के नैवेद्य के रूप में उसको रख के बाद में ही प्रसाद समझ के हम श्लोक बोलने के बाद ही खाना लेते थे। इतना इम्पोर्टेंस देते थे खाने को, इतना उसको हम प्रसाद के रूप में लेते थे। पर आजकल क्या हो गया, खाना पकाना एक हैबिट हो गया, मतलब और रोज करने का कुछ नहीं है अभी, वो एक ऐसा ट्रेंड बन गया कि वीकेंड पे ही हम घर पे खाना पकाएंगे या वीकेंड पे ही हम पूरे हफ्ते का तैयार करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेंगे, जब चाहिए गरम करके खाएंगे। या उतना क्यों है, वो भी नहीं, हम रोज बाहर ही खाएंगे, बाहर जाके खाने की जरूरत भी नहीं है, घर पे बैठ के ऐप पे ऑर्डर कर लेंगे, चाइनीज चाहिए तो चाइनीज, इटालियन चाहिए तो इटालियन, जापानीज चाहिए तो जापानीज, हर दिन अलग अलग घर पे आके पहुंचा देंगे और हम रात भर दिन भर खाते रहेंगे, जब मन चाहिए तब खाएंगे। ऐसा हो गया कि हमको पता भी नहीं है कि किसने पकाया, क्या चीजें इस्तेमाल हुए, कब पकाया, 3 दिन 4 दिन पहले का फ्रीजर में रख के घर भेजते हैं और हम उसको बस क्या देखते हैं, स्वाद कैसा है, हाँ अच्छा लगा तो खाते जाते हैं। तो ऐसे हमने इतना बदलाव कर लिया है कि जो चीज हम पूजा के रूप में देखते थे उसको आजकल बस सुपरमार्केट से ये लाए और 2 मिनट में तैयार होके हमको खा लेना है। हमको पकाने के लिए टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। तो ऐसे क्यों हो गया कि फूड जो एक इंडस्ट्री बन गया, इसी वजह से हमारे माइंड में और नए नए ख्याल डालने लगे कि अरे 2-3 घंटे किचन में क्यों स्पेंड करते हो आप, हम आपका काम आसान कर देंगे, हम उसको प्रोसेस करके आपको देंगे। मतलब चावल ऐसे ही पकाना है तो आधा घंटा लगता है, तो हम उसका छिलका निकाल के पूरा पॉलिश करके आपको दे देते हैं ताकि आप उसको बस 3 सीटी में वो आसानी से पक जाए। गेहूं में इतना फाइबर है तो वो ब्राउन कलर दिखता है, सॉफ्ट नहीं रहता है, तो हम उसको प्रोसेस करके बीच करके आपको मैदा के रूप में देंगे तो वो पकने में भी आसान है, दिखने में भी सफेद रहेगा और भी सॉफ्ट रहेगा आप जो भी बनाते हैं। तो ऐसे करके ये इंडस्ट्री वालों ने जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको निकालते गए प्रोसेसिंग करने में, और जब कोई वस्तु प्रोसेस होता है, पैकेट होता है, तो उस पैकेट को और दिन मार्केट में चलाने के लिए, उसके
लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करना पड़ता है। तो धीरे धीरे से हमारा फूड जो है वो प्रोसेसिंग ज्यादा होने लगा, न्यूट्रिएंट्स उसमें से चले गए और उसके साथ साथ केमिकल्स ऐड करने लगे, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स आ गए, स्टेबलाइजर्स आ गए। फिर मार्केट में कंपटीशन चालू हो गया कि हमारा एक कंपनी है, उन्होंने भी एक कंपनी खोल दिया, तो हमारा उनसे ज्यादा अच्छा कैसे लगे, हम इसमें टेस्ट पाउडर्स ऐड कर देते, तो और केमिकल आ गया, और हम फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर देते और केमिकल आ गया, और उनसे हमारा अच्छा ब्राइट कलर में दिखना चाहिए तो कलरिंग एजेंट्स ऐड कर देते। तो ऐसे जाते जाते क्या हो गया कि खाने का चीज जो है उसमें खाने लायक चीज बचा ही नहीं है, सिर्फ एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ही ज्यादा है। तो फूड इंडस्ट्री ने फूड को इतना प्रोसेस कर लिया कि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होते गया और केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ता गया। तो ना सिर्फ खाने की चीज बदल गया, उसका रूप भी बदलने लगा बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो इसके कारण क्या हुआ, घर पे जो किचन है ना श्रिंक होते हैं। आजकल आप देखेंगे घर का प्लान बना रहे तो किचन सबसे छोटा हो गया, बेडरूम को बड़ा कर दिया हमने, हॉल को बड़ा कर दिया, किचन लीस्ट इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हम खाना अपने मतलब कभी कभी पका रहे, बस रोज की चीज नहीं है। बाहर के देशों में जाते हैं तो किचन पूरा गायब ही हो गया, अभी उसको किचनेट बोलते हैं, मतलब बस एक काउंटर रहता है, एक माइक्रोवेव रहेगा गरम करने के लिए और एक बड़ा फ्रिज रहेगा, पूरा सुपरमार्केट से रेडीमेड फूड उसमें स्टोर करके रोज रोज उसको बस गरम करना है और खा लेना है, और एक सिंक रहेगा अपना 2-3 प्लेट या कटोरी धोने के लिए, उतना ही रहता है। उसको किचनेट बोलने लगे, किचन तो पूरा गायब ही है। तो ऐसे होने के बाद इंडस्ट्री पहले फर्टिलाइजर का आ गया, नेक्स्ट फूड का इंडस्ट्री टेक ओवर कर लिया, उसके बाद इन दोनों इंडस्ट्री से एक और नया इंडस्ट्री आया। इसके कारण कौन सा इंडस्ट्री है वो, अभी हमने जो बात किया उन दोनों इंडस्ट्री से और भी बड़ा इंडस्ट्री, उनके कारण जो पैदा हुआ वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मैं बड़ा बड़ा बोल रही हूँ, बिग इंडस्ट्रीज बोल रही हूँ, ये कितना बड़े हैं समझने के लिए थोड़े नंबर स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। कितना है 460 followed by 9 zeros, 9 सुना कितना है 460 बिलियन। मैंने क्या लिखा है उसके बगल में, डॉलर लिखा है। तो ये क्या है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये हमारा इंडियन बजट है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ने पूरा एक साल में डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोडवेज, रेलवे, डिफेंस, इंडस्ट्री सब मिला के इंडिया की बजट एक साल में 460 बिलियन रुपीस नहीं डॉलर्स है। ओके, तो एक और नंबर लेते हैं, ये कितना हो गया 960 बिलियन डॉलर्स। अगेन 960 फॉलोड बाय 9 zeros। तो ये क्या चीज है, ये गेस करें, ऑलमोस्ट डबल है हमारे इंडियन बजट से, ऑलमोस्ट डबल दी अमाउंट। तो ये क्या चीज हो सकता है, रेवेन्यू ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कुछ रिलेटेड होगा, गेस कीजिए, एग्जाम नहीं है, बस गेस करने को बोल। मेडिसिन, क्या मेडिसिन, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलैबोरेट कीजिए। मेडिसिन वर्ल्ड में
ओके, तो वर्ल्ड में मेडिसिन का खर्चा ये बता दो। ओके, एनी अदर केसेस? ओके, तो ये बोल रहे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जितना पैसे कमाया उसी साल में। ओके, तो सही जवाब है ये पूरा फार्मेसी नहीं, पूरा डिसीजेस नहीं, एक ही बीमारी, कौन सा? डायबिटीज। एक बीमारी को मैनेज करने के लिए, क्यों नहीं, मैनेज करने के लिए एक साल में एक्सपेंडिचर जो वर्ल्ड वाइड होता है वो ये नंबर है। मतलब क्या समझ सकते हैं कि इंडियन बजट का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट खर्चा हो रहा है सिर्फ एक रोग को, एक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो सोचिए, इसमें हमने अगर जो सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज एक ही तो नहीं है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, कैंसर है, थायराइड है, ये सब अगर हम मिलाते गए तो कितना लाभ हमको आ रहा होगा। आप सोचिए, इंडियन बजट का डबल सिर्फ एक को है, तो पूरा मिला के ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री अगर हमारे आंखों के सामने इतने सारे जीरोस हैं, तो सोचिए कौन आपके हेल्थ के बारे में सोचेगा। अगर आपने खुद के हाथ में नहीं लिया तो आप ऐसे बैठ के अगर सोचेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा या कोई और आपके लिए आके सही इंफॉर्मेशन देगा, या आप तो पूछेंगे कि अगर ये चीज अच्छा नहीं है तो इसको बैन क्यों नहीं कर रहे, बैन करने तक हम इसको यूज करते रहेंगे, तो आप बहुत ही इनोसेंट है, आप बहुत ही नेक है, आप खुद अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये जो सुनना है ना सबके आंखों के सामने, वो सबको पकड़ के रखा है कि सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचने में ये भी बहुत सारे आपको they are preventing the truth from actually reaching the people। तो ये समझना, इस स्टोरी की उद्देश्य ये है कि हमने अब तक जो मान के चला है कि यही सही खाना है, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, हमने जो समझा है वो शायद इन जीरोस की वजह से है, एक्चुअल साइंस शायद नहीं है। ये आपके मन में डालने के लिए हमने स्टोरी से स्टार्ट किया। तो प्रेजेंट जो स्टैटिस्टिक्स है, WHO क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संस्था क्या कह रहा है कि 40% पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, 40% पॉपुलेशन को ओबेसिटी है, 35% पीपल को थायराइड की समस्या है, 30% लोगों को ट्यूमर्स जो कैंसर बन सकता है वो पता चल रहा है, 35% फीमेल्स को PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, 25% पॉपुलेशन को डायबिटीज है। अभी भी ये 13-15% बोल रहे, पर ग्राउंड रियलिटी में ऑलरेडी 25% हो गया है। तो ऐसे देखेंगे तो कौन कह रहा है? आरोग्य संस्था विश्व में जो है वही कह रहे हैं कि इतने सारे लोग बीमार हैं और हर दिन इसके लिए टैबलेट लेंगे। और ये खुद क्या कह रहे हैं? बस इतना ही नहीं, ये अगले 15-20 इयर्स में डबल होने वाला है। मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। हम यहाँ पे इतना बोस्ट कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट चल रहा है, रोज रोज नए दवाइयाँ आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रहा है। ब्रेन में छोटे से छोटे अगर ट्यूमर है उसको भी हम MRI करके, CT स्कैन करके, PET स्कैन करके ढूंढ निकाल सकते हैं। पर अगर हम इतना एडवांसमेंट कर
कौन स्वस्थ रहेगा? कोई भी नहीं। हर किसी को बीमारियां ही बीमारियां और गोलियां खाते जाओ। ये जो भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, कल वापस आ जाओ चेक करेंगे बोलेंगे, कल चेक करेंगे, कल भी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? एक गोली चालू कर देते हैं। बीपी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, रोज ये गोली लो। तो आप पूछेंगे कितने दिन लेना है डॉक्टर? क्या बोलेंगे? लाइफ लॉन्ग। थायराइड दिख गया ब्लड टेस्ट में, बोलेंगे थायराइड के लिए एक गोली चालू कर देते हैं। आप पूछेंगे कितने दिन डॉक्टर? लाइफ लॉन्ग। शुगर दिखने लगा, शुगर बढ़ गया है, टैबलेट लेना जरूरी है, कितने दिन डॉक्टर? लाइफ लॉन्ग। तो ऐसे एक पे एक बाय वन गेट वन फ्री हो गया। बीपी चालू हो गया, कुछ साल के बाद शुगर आ जाता है, शुगर चालू हो गया, अभी से कोलेस्ट्रॉल का ही गोली ले लो। कोलेस्ट्रॉल का ले रहे, गैस्ट्रिक होने लगेगा, गैस्ट्रिक टैबलेट भी ले लो। ये सारी चीजें ले रहे, मल्टीविटामिन तो लेना ही है। 40 हो गया, आपको कैल्शियम टैबलेट जरूरी है। ऐसे तो सिर्फ टैबलेट ही खा रहे, ऐसे मुट्ठी भर में टैबलेट ले रहे। टैबलेट के लिए ऑर्गेनाइजर्स आने लगे, क्योंकि इतने सारे हम भूल जाते हैं लेने के लिए। तो हफ्ते में संडे मंडे ट्यूसडे कलर कोडिंग करके बॉक्सेस आने लगे हैं कि टैबलेट उसमें पहले से भर के रखे और ऐसे बस खाते जाए। तो ऐसे बिजनेस हो गया है फार्मास्यूटिकल का कि हम सब कोई भी ऐसे हाथ उठा के हेल्दी हो करके बोलने के लिए मिलने वाले इतने कम हो गए। हम अगर आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, नेक्स्ट ब्रेक में लेंगे, तो अगर इंट्रोडक्शन लेते तो पहले नाम नहीं बताते लोग, बताते कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, मैं SLE की पेशेंट हूँ। ऐसे जैसे हमने कोई अवार्ड जीता है, ऐसे हमने रोगों की बीमारियों का नाम अपने सर पे लेके बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थिति हो गया है कि हर किसी को कुछ न कुछ बीमारी है। और ऐसे डॉक्टर क्या और भी कंसर्निंग चीज है कि पहले तो ये बीपी डायबिटीज एज्ड पीपल में आता था, मतलब 60 प्लस होने के बाद बीपी शुगर आता था। पर आजकल 20 साल के लोग इतने हैं जो बीपी के टैबलेट ले रहे हैं। विदिन 30s किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है टीनेजर्स में, कॉलेज जाने वाले बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो द एज ऑफ ऑनसेट जो है, जो उम्र है बीमार होने का, वो दिन दिन कम होते हैं। तो बीमारियां बढ़ते जा रहे, बीमार लोग ज्यादा हो रहे और बीमारियां आने की जो वक्त है वो कम होते जा रहे। मतलब जो लाइफ टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होने का एज है, काम करके एंजॉय करने का जो एज है, उस एज में ही लोग बीमार पड़ने लगे हैं, टैबलेट की जरूरत हो गई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें समझ आता है कि हम क्या बोलते थे कि हेरिडिटी, ये बहुत इजी है ना एक नाम देने का कि ये हेरिडिटी है। बाप को था तो तुम्हें भी आएगा, दादा ने था तो तुमको भी आएगा, आने से पहले ये गोली चालू कर दो, ऐसे हमने लगा के रख दिया। पर अगर सब कुछ हेरिडिटी ही है तो 100 इयर्स बाद हमने ये सारे नाम सुने ही नहीं थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहाँ था, कैंसर कहाँ था। 100 इयर्स बाद कोई 10,000 पीपल में एक को था, अभी तो 40% हो गया। तो अगर सब हेरिडिटी है तो इतना सारा कहाँ से आ गया? नहीं हो सकता है ना। तो हमको समझना जरूरी है कि सिर्फ हेरिडिटी बोल के छोड़ देने से काम वहाँ पे खत्म नहीं होता है। हाँ, हेरिडिटी का थोड़ा बहुत रोल होता है, पर मेन इम्पोर्टेंट रोल जो है, जो पास्ट 100 इयर्स में इतना बदल गया है कि हमें इतना बीमारियां आ रहे, वो है हमारा लाइफस्टाइल। इनको सही में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं, डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मतलब ये एक्चुअल में बीमारियां ही नहीं है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल, ये डिसऑर्डर है। मतलब हमारे गलती से ये बदलाव हो रहे हैं। अगर अपने गलती को सुधार सकते हैं तो अपने आप ये डिसऑर्डर्स करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि ये इनक्योरेबल है, इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ मैनेज करना है, तो हम ऐसे ही रहेंगे। एक गोली से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से इंसुलिन ऐड हो जाएगा और ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। पर अगर हमने समझ लिया कि ये बीमारियां क्यों आ रहे हैं,
समझा और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया तो जरूर इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैनेज नहीं, पूरा रिवर्स भी हो सकता है, वो आपके हाथों में है और कोई आके नहीं करेगा, खुद आपको ही करना है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर हम साल में 6 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। हॉस्पिटल के आसपास घूमने से आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्या हेल्थ तो अपने से दूर ही जाते रहेगा। कहाँ हो गया है हमारा स्वस्थ? हमारे किचन में जो बदलाव हुआ वहां से चालू हुआ है बीमारी। तो अगर आप कुछ यहाँ होके वहां से ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। जहाँ पे खोया वहीं पे आपको जाके ढूंढना है। तो वापस बदलाव शुरू होना है अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, तभी जाके शरीर के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। हॉस्पिटल के अगल बगल घूमते रहेंगे, टेस्ट पे टेस्ट करते रहेंगे, गोली पे गोली खाएंगे तो सिर्फ मैनेज कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो यही यूजुअली 3 दिन होता है हमारा पूरा जो हम क्लास लेते हैं, पर इस बार 2 दिन में श्रिंक कर दिया गया है क्योंकि टाइम कम था। तो 2 दिन में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी बीमारियां क्यों आ रहे हैं और हम इसको कैसे दूर करें, कैसे देखें कि नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद हमारे बच्चों को, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बीमारी ना आए। ये नंबर डबल नहीं होना है, हमें इसको कम करना है। ग्राफ के डायरेक्शन को उल्टा कर देना है कि जरूरी नहीं है कि किसी को ये बीमारियां रहे अगर हमारे लाइफस्टाइल करेक्ट हो जाए। तो ये कौन सा लाइफस्टाइल सही रहेगा हमारे लिए, क्यों ये बीमारियां इतना है, यही समझने की कोशिश हम अगले सेशंस में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट्स है? क्लियर? नो डाउट्स? समझ में तो आ रहा है क्यों स्टोरी से चालू किया हमने, क्यों ये ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है, क्यों फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन नॉट गेट टू द कोर ऑफ द